अब ये लोग अपने साथ भोजपुरी साहित्य ले गए थे, जो कंठ में विराजमान था, किताबों में नहीं था, कंठ में विराजमान था। धीरे धीरे इन्हें ऐसा लगा कि हमारे ये कंठ का जो चेतना है, जो अस्मिता है, जो पहचान है, जो संस्कृति है, वो लुप्त होगी। तो ये आपस में बैठ कर के ढपली पर या ज़मीन पर या परात पर या बाल्टी पर बैठ के थाप लगा के रात को गाते थे, और वह संगीत, वह भक्ति भाव उनके दिन भर की लोमहर्षक थकान को दूर कर देता था। वहाँ जिनके यहाँ ये मजदूर के रूप में काम करते थे, वो सोचता था कि ये अपने अस्मिता बोध जब तक इनमें रहेगा तब तक ये दास नहीं बन पाएंगे। दास वो बनता है जिसका अस्मिता बोध खत्म हो जाता है। इसलिए वो ना जंगल में इन्हें रात को बैठक होने देते थे, और करते थे तो वो कुत्ते छोड़ देते थे अपने, और वो कोई काट लेता था, कोई कुछ लेता था, और वही पानी से, पेशाब से, पत्ते से, मिट्टी से वो अपना उपचार कर लेते थे। मित्रों, एक वट वृक्ष होता है और वो धीरे धीरे फैलता चला जाता है, और एक स्थिति के बाद फिर उसके जो टहने हैं, उन टहनों से कुछ जड़ें नीचे लटकती हैं और अपने आप में एक वो नए तने की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। ऐसा ही होता है संस्कृति के साथ, भाषा के साथ। आज हम जिस हिंदुस्तान में, जिस भारत में रहते हैं, और हमें लगता है कि भारतीयता का अर्थ कुछ भौगोलिक सीमाएं ही हैं, तो ऐसा नहीं है। भारत से किन्हीं भी वजहों से जो लोग बाहर जाते रहे, तो अपने साथ वो यहाँ की भाषा ले गए, वो संस्कृति ले गई, वो मूल्य ले गए। तो वो कहीं ना कहीं एक बृहत्तर भारतीय संस्कृति का निर्माण करते हैं। वो हमें परिचय देते हैं कि हमारा किस तरह से असल स्वरूप रहा है, और ऐसी हमारी संस्कृति में कौन सी चीज़ें हैं जिनमें वो जिजीविषा के, वो जीवटता के तत्व रहे हैं। तो इससे एक तो हमें ये तसल्ली होती है कि भारतीयता में सब जगह फैलने के, विकसित होने के, अपनी अपनी तरह से बढ़ने के अवसर हैं, और दूसरी ओर ये हमें प्रेरणा भी देती है कि हम क्या जिस जगह पर जैसे खड़े हैं, हमें ठीक वैसे ही होना चाहिए था। मेरा पूरा जो ये भूमिका का काम रहा, वो रहा अप्रवासी भाषा साहित्य उन लोगों के नाम पे। उनको भारत से गए बहुत बहुत साल हो गए, पर भारतीयता उनमें आज भी रचती बसती है। तो भारतीयता, संस्कृति, भाषा, मान्यताएं, जीवटताएं, इन सब विषयों के ऊपर हमने आज निवेदन किया है डॉक्टर वी.डी. शर्मा जी से कि वो विस्तार से इसके ऊपर प्रकाश डालें। वो लगातार इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको पढ़ते, समझते और उनके ऊपर बात करते रहे हैं। तो हमारे शहर में मुझे लगता है कि उनसे मुफीद व्यक्ति कोई और इस विषय पर नहीं हो सकता था, तो उन्होंने सहर्ष हमारा ये निवेदन स्वीकार किया है। प्रवासी है, वास है निवास के लिए, और एक नई अवधारणा जब सामने आई तो सोचा कि भाई निवास तो एक जगह रहना है, अगर उस जगह से कहीं जा रहे हैं तो उस स्थिति को, उस प्रक्रिया को, उस संकल्पना को किस शब्द से व्यक्त किया जाए। हिंदी में एक बड़ी सुविधा है, वैसे सभी भाषाओं में है, लेकिन मुझे हिंदी में बहुत अधिक लगती है कि एक शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए दूंगा, बन अकर्मक क्रिया, आ लगा दिया बना सकर्मक क्रिया, वट लगा दिया भाववाचक संज्ञा, बनावटी लगा दिया ई लगा दिया विशेषण, और पन लगा दिया तो भाववाचक संज्ञा।
बन में आ, बना, बना में वट, बनावट, बनावट में ई, बनावटी, बनावटी में पन, बनावटीपन। ये जो भाषा का रचना सामर्थ्य होता है, ये हमें बहुत सारे शब्द देता है, नए नए शब्द देता है, और नए शब्द ही नहीं, प्राचीन शब्दों को नई अभिधा, लक्षणा, व्यंजना भी दे देता है। बहुत पहले ऑल इंडिया रेडियो था, सोचा इसका हिंदी रूपांतर क्या किया जाए। तब पंत जी का ऑल इंडिया रेडियो से संबंध था, उन्होंने कह दिया आकाशवाणी रख दो। शुरू में सब चौंके, क्योंकि आकाशवाणी की एक ही परिकल्पना थी कि देवलोक से या आकाश से आने वाली वाणी। अब उसको नया आयाम दे दिया, तो आज औसतन व्यक्ति देवलोक से आने वाली वाणी को कम ध्यान में रखता है और दूर आकाशवाणी से, रेडियो स्टेशन से आने वाली वाणी को ज़्यादा ध्यान रखता है। उसी अर्थ में वो लेने लगा। लक्षणा व्यंजना में बन गया, व्यंजना अभिधा में बन गया। इसलिए प्रवासी घर से बाहर निकलने की स्थिति को प्रवास कहते हैं, और जो घर से बाहर जिस समय रहता है वो प्रवासी काल है। अनेक लक्ष्यों से, अनेक मंतव्यों से, अनेक विवशताओं से प्रवास की स्थिति को सहना, लाभ उठाना, यश अर्जित करना हो सकता है। वास्को डी गामा कोलंबस कष्ट उठाने के लिए नहीं गए थे। कष्ट उठाने के बाद में अपने देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने अस्मिता को बहुत बढ़ाने के लिए वो इस काम के लिए इतने कष्ट उठाए थे। और ये तो कुछ सफल नाम हैं, न जाने कितने ही थे जो समुद्र में डूब करके और अनाम लुप्त हो गए। लेकिन वंचक जी के कविता की पंक्तियाँ, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। तो इसलिए प्रवास में जाकर के व्यक्ति अनेक प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि कर सकता है। बात रही प्रवासी भारतीयों की, विद्रोह में गरीब आदमी की मसल पावर काम करती है, अमीर आदमी की धन पावर काम करती है। इसलिए बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश विद्रोह के मामले में बहुत आगे थे। तो ब्रिटिश सत्ता ने सोचा कि भाई एक पंथ दो काज हो जाएंगे, ये यहाँ से निकाल लिए जाएं, और छोटे छोटे टापू जो उन्होंने अपने अंतर्गत, अपने अधीन कर लिए थे, समुद्र में टापू थे, टापुओं का समूह था, उन पर उन्हें ले जाने की योजना बनाई। तो यहाँ से सबसे पहले कहते तो ये हैं कि 1700 कुछ में कुछ भारतीय मॉरिशस जैसे कुछ टापुओं पर ले जाए गए, सज़ा के रूप में ले जाए गए थे, लेकिन उनका रूपांतरण लाभ के रूप में कर लिया, मजदूर बना करके। लेकिन जिसमें स्वाभिमान होता है, अस्मिता होती है, अस्तित्व बोध होता है, वो अपने हर दुखद स्थिति को कैसे सुखद स्थिति में परिवर्तित कर लेता है, उसका उदाहरण ये प्रवासी भारतीय थे, जिन्होंने विश्व के 40-50 देशों या टापुओं में जाकर के अपनी संस्कृति ध्वजा को फहराया था। 3 देशों का खास तौर से नाम लिया जाता है। मॉरिशस, जो भारतवर्ष से 6000 किलोमीटर दूर है, ठीक नीचे को है, दक्षिणी अफ्रीका के पास में है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया वगैरह पूर्वी क्षेत्र में फिजी है, और अमेरिका, दोनों अमेरिकाओं के जड़ों में छोटे छोटे टापू हैं जहाँ पर भारतवंशी ले जाए गए। उनके अनेक टापुओं को मिलाकर के उसे सूरीनाम भी कह लेते हैं, ट्रिनिडाड है आदि। अब आज ये जो हिंदी साहित्य की एक नई छटा, नई आभा, नई कांति, नया रूप, नया आयाम दिखाई दे रहा है, यह विगत 60-70 वर्षों में चर्चा में आया है। ख़ास तौर से जब विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन हुआ, तो दूसरे ही सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस में हुआ था। ध्यान रहे, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है।
भारतीय पर्व, भारतीय वेश, भारतीय खान पान, भारतीय चिंतन, भारतीय मूल्य भारतीयों के लिए आज भले ही महत्वपूर्ण और सार्थक और उपादेय या प्रासंगिक न रहे हों, लेकिन उन लोगों से जाके पूछो, वे आज में महावर ऐसे रचाते हैं जैसे हमने पैरों में पायल पहन ली हों, जैसे हमने उंगली में बिछुए पहन लिए हों। बिना महावर के ना सतीत्व है, ना नारीत्व है, ना गृहस्थ है, ना भारतीयता है। हमारे यहाँ महावर अब शब्दकोशों में रह गया है, या कभी आदिवासी, वनवासी, जनवासी क्षेत्रों में जाएं तो वो बेचारी लगा लेती हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा है, लक्ष्मीवाल संजीवी ने खास तौर से कहा है कि प्रवासी जब चलता है तो अपने साथ अपनी संस्कृति को लेके चलता है, अर्थात जो मूल्य उसे यहाँ एक परंपरा मात्र दिखाई देते हैं, वहाँ वो उसके लिए प्राण तत्व बन जाते हैं। 1834 में मॉरिशस, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से कुछ लोगों को एक विशेष भ्रम, आकर्षण और एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया कि आपको हम ऐसे देश भेज रहे हैं जहां सोना ज़मीन में दबा हुआ है, और वहां आप जाकर के सोना निकालना और केवल 5 साल के लिए जाओ, खूब संपन्न होकर वापस लौटोगे। चले गए। रास्ते के जो आपदा संकट हैं, आप कल्पना कीजिए कि नावनुमा स्टीमर में बैठ करके और 6000 किलोमीटर का सफ़र तय करना 6 महीने से कम समय नहीं लगता था। वही समुद्र का पानी पीना है, वहीं शौच करना है, वहीं नहाना है, वहीं धोना है, वहीं भोजन है, वही पानी है। कोई अन्न के बोरे और रोटियों के थांग लगा करके नहीं ले गए थे। नीचे से मछली पकड़ी, कच्ची खा ली, आग की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए सनातनी मन कितना ही तामसी हो गया हो, लेकिन उनमें से 3/4 तो रास्ते में ही भूख से, प्यास से तड़फ के मर गए थे। केवल कुछ ही वहाँ पहुँचे थे। वहाँ जाकर के उनके सारे स्वप्न धूल धूसर होने लगे, अर्थात वहाँ देखें तो पत्थर ही पत्थर है। मॉरिशस जैसे कुरुक्षेत्र जिला है, लगभग इतने के बराबर समझे। 55 किलोमीटर चौड़ा है और 60 किलोमीटर लंबा है। इतना सा है देश, जो हमारे ज़िले के औसतन आकार होता है। खैर वहाँ गए। अब वहाँ पर इन्हें दोहरे तिहरे युद्ध लड़ने पड़े। एक तरफ तो अपने भौतिक अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा, श्वास लेना भी मुश्किल था। दूसरा, अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। और तीसरा, अपने मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा। कहते हैं जब यहाँ से वो लोग गए थे भारतवंशी, तो वो अपने साथ 2-3 चीज़ ले गए थे। एक गंगा जल, दूसरे हनुमान चालीसा, और तीसरे ओम जय जगदीश हरे। मैं एक उदाहरण दूंगा कि ओम जय जगदीश हरे जो हमारे लिए सामान्य से गीत है, भजन है, कविता है, आरती है। मैं जब कैथल था तो एक त्रिनिडाद से एक सज्जन आए हुए थे, डॉक्टर थे वहाँ पर। मैं उनके पास गया, मैंने कहा वहाँ पर हिंदी की क्या स्थिति है। औसत भारतीय की तरह से उनको भी धन का चश्मा, पद का चश्मा, वैभव का चश्मा ज़्यादा लगा हुआ था, सांस्कृतिक चश्मा तो बहुत दूर चला गया था। बोले हिंदी विंदी तो नहीं है, ये है। मैंने कहा अच्छा मंदिर है वहाँ? बोले हाँ है। मैं कहा आरती होती है? बोले आरती होती है। मैंने कहा कौन सी होती है? ओम जय जगदीश हरे। वो व्यक्ति अपने मेडिकल प्रैक्टिस से धन से कमाने से, कोठी बनाने से इतना चारों तरफ से घिर गया कि उसे ओम जय जगदीश हरे के महत्व का बोध नहीं था। तो कुछ लोग इसीलिए कहते हैं जहाँ जहाँ रामचरितमानस है, जहाँ तक वहाँ तक हिंदी है। व्यक्ति पढ़ रहा है, सुना रहा है चौपाई, तो वो हिंदी जानता है, हिंदी के प्रति समर्पित है। तो ऐसा ही भाव मॉरिशस जाने वालों का रहा।
उसके बाद 30-40 साल बाद सूरीनाम जाना पड़ा, उसके बाद फिजी जाना पड़ा। तो बहुत सारे देश हैं जो छोटे छोटे टापू हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने और फ्रांसीसियों ने, डचों ने इन टापुओं पर ही अपना कब्जा कर लिया था। अब ये लोग अपने साथ भोजपुरी साहित्य ले गए थे, जो कंठ में विराजमान था, किताबों में नहीं था, कंठ में विराजमान था। धीरे धीरे इन्हें ऐसा लगा कि हमारे ये कंठ का जो चेतना है, जो अस्मिता है, जो पहचान है, जो संस्कृति है, वो लुप्त होगी। तो ये आपस में बैठ कर के ढपली पर या ज़मीन पर या परात पर या बाल्टी पर बैठ के थाप लगा के रात को गाते थे, और वह संगीत, वह भक्ति भाव उनके दिन भर की लोमहर्षक थकान को दूर कर देता था। वहाँ जिनके यहाँ ये मज़दूर के रूप में काम करते थे, वो सोचता था कि ये अपने अस्मिता बोध जब तक इनमें रहेगा तब तक ये दास नहीं बन पाएंगे। दास वो बनता है जिसका अस्मिता बोध खत्म हो जाता है। इसलिए वो ना जंगल में इन्हें रात को बैठक होने देते थे, और करते थे तो वो कुत्ते छोड़ देते थे अपने, और वो कोई काट लेता था, कोई कुछ लेता था, और वही पानी से, पेशाब से, पत्ते से, मिट्टी से वो अपना उपचार कर लेते थे। लेकिन एक अच्छी बात रही कि ना तो भारत से इनका संबंध टूटा और ना भारत ने इनको अपने से दूर होने दिया। इसलिए सनातन धर्म अपनी तरह से वहाँ पहुँचा, आर्य समाज अपनी तरह से वहाँ पहुँचा, और वहाँ जाकर के उन्होंने इनके जख्म पर, इनकी निराशा पर मरहम लगाना प्रारंभ कर दिया। 1901 की बात है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जहाज़ में आ रहे थे, पानी का ही था, हवाई जहाज़ तो कहाँ उपलब्ध था। तो उनके कुछ खराबी आ गई, उन्हें 15-20 दिन मॉरिशस रुकना पड़ा। वो घूमे और उन्होंने यही कहा कि तुम 2 काम करो, एक तो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाओ, और दूसरा राजनीति में भाग लो। बस 2 काम करने हैं। शिक्षा का मतलब साक्षर बनाना नहीं था, संस्कृति बोध था, अध्यात्म बोध था, दर्शन बोध था, संस्कृति बोध था, परंपरा बोध था। सब साहित्य में ही तो है, शिक्षा में ही तो है। व्याकरण की शिक्षा नहीं, संस्कारों की शिक्षा। तो ऐसा करते करते वहाँ गांधी जी के जाने से एक दखल भी हुआ, और धीरे धीरे वो, तो कुल मिलाकर के ये ऐसी पृष्ठभूमि है जो चाहे मॉरिशस की हो, चाहे फिजी की हो, चाहे गोयाना का हो, चाहे त्रिनिदाद का हो, सब जगह न्यूनाधिक यही स्थिति उन लोगों की रही। ये जो उनका संस्कृति बोध था, अब संस्कृति आकाश पुष्प तो है नहीं, तोड़ लेगा, कहाँ से आएगी? गीतों से, लोकगीतों से, साहित्य से, भजन से, इनमें संस्कृति विद्यमान है। आज की कविता को हम भले साहित्य कह लें, लेकिन एक प्रकार से वो चाहे जिस जीवन मूल्यों का हो, जिस दृष्टि का हो, वो भजन जैसे ही हैं। और भजन मानते हैं तो हृदय में स्थान पाता है, वरना तो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। फिर कुछ परिवार आ गए। एक भगत परिवार था, उन्होंने मकान वहाँ बना लिया जैसा तैसा, और उसके बाद में वहाँ जब हिंदी के लिए आग्रहशीलता और उसकी प्रासंगिकता, उपयोगिता, प्रयोजनशीलता को देखा, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को बेच करके और उस हिंदी भवन पर लगा दिया। क्योंकि उन्हें पता है संपत्ति तो जब हमारी भारतवर्ष में ही नहीं रही, यहाँ से भागना पड़ा तो यहाँ ही क्या रह जाएगी। और ये भारत पाक विभाजन के समय के लोगों से अगर पूछो तो वो यही कहते हैं, बड़ी बड़ी अटालिकाएँ हमें छोड़ के आना पड़ा। तो इसलिए संस्कृति स्वाभिमान देती है, स्वाभिमान शौर्य देता है, शौर्य संघर्ष शक्ति देता है, और ये संघर्ष शक्ति ही कहीं टिके रहने के लिए, बने रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक उपकरण के रूप में साधक होती है। तो वहाँ पर छोटी सी पत्रिका 1909 के करीब में निकली, जिसमें होली वगैरह पर कविता थी। आज हमारे लिए वो बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन वहाँ पर विषम परिस्थितियों, विषम धर्म में, विषम चेतना के लोगों में, वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो क्रियोल हैं।
क्रियोल जो मेडागास्कर से जो दास और गुलाम बना के लाए गए थे हबसी, वो वहाँ के मूल निवासी हो गए। अब क्रियोलों में और इनके बीच में भाषा का अंतर है, जीवन मूल्यों का अंतर है, संस्कृति का अंतर है, बड़ा मुश्किल है उनके बीच में रहना। खैर, तो साहित्य लिखा गया, लेकिन कोई मॉरिशस में कोई प्रबंध काव्य, महाकाव्य लिखा गया हो, ऐसी स्थिति नहीं है। वो क्षणिक आवेश होता है, वो एक 4 छंदों में, 10 छंदों में, 50 छंदों में कविता तक सीमित होकर रह जाता है। लेकिन भारत से जुड़ाव और उनका अस्मिता बोध उन्हें हिंदी साहित्य सृजन करने के लिए प्रयत्नशील रहा। पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि ज्ञानानुशासन बड़ी विचित्र सी चीज़ है, वो फाँक में फाँक, फाँक में फाँक, फाँक में फाँक देखने की अभ्यस्त है। इससे अध्ययन सरल भी होता है, जटिल भी होता है। सरल तो अंतर की पहचान होती है, अंतर की पहचान होती है तो पृष्ठभूमियाँ का भिन्नता को परखते हैं, स्थापित करते हैं। खैर, आजकल 3 शब्द चल रहे हैं। एक है प्रवासी, अर्थात जो भारत से बाहर जाकर के रहता है और साहित्य सृजन करता है, वो प्रवासी है। लेकिन पिछले 150 वर्षों में प्रवास की स्थिति बदल गई, कालखंड की स्थिति बदल गई। कुछ देश ऐसे हैं जहां लोगों ने पीढ़ियां बिता दी। 150 वर्ष में 4-5 पीढ़ियां निकल जाती हैं, एक पीढ़ी 40-50 वर्ष की होती है। और कुछ देश में ऐसे हैं जहां रोज़गार के लिए, शिक्षा अर्जन करने के लिए, व्यापार के लिए गए हैं, लेकिन संस्कार हैं उनमें साहित्य की, कविता के, कहानी के, वो वहाँ लिखते रहे। हाँ, उनके लेखन में भारतीयता तो थी, क्योंकि संस्कृति ऐसा अजीब सा तत्व है जो चेतना के उस धरातल में समाया हुआ आता है जिसे व्यक्ति स्वयं भी नहीं देख पाता। इसलिए जो कंगन, जो मेहंदी, जो टीका, जो बिंदी, यहाँ रहते हुए वो कॉलेज की छात्रा के रूप में अनावश्यक और बोझ मानते हैं, लेकिन वहाँ जाकर के उसे इन सारे श्रृंगारों का महत्व पता चलता है। तो उन्होंने भी लिखना शुरू किया। लेकिन ये जो पीढ़ियों का अंतर हो गया, अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति के लिए मातृभूमि भारत है, लेकिन मॉरिशस में रहने वाला कैसे मातृभूमि मान लेगा? मान भी लेगा तो कह नहीं पाएगा, क्योंकि उसे उस परिवेश में रहना है जहाँ पर इसी बात को लेकर के 100 लांछन लग जाएंगे। ये तो मॉरिशस को अपना देश ही नहीं मानता, ये तो ढोंगी है, ये तो यहाँ से ठगी कर रहा है। इसीलिए मन से ही नहीं, वाणी से भी उसे मॉरिशसन सिद्ध होने के लिए वो वहाँ अपने देश को मातृभूमि कहता है और भारत को पितृभूमि कहता है। फिजी के एक कवि हैं पंडित कमला प्रसाद मिश्र, और उन्होंने, क्योंकि इन लोगों के जीवन में कारुणिक स्थिति बहुत आती हैं, तब झरझर आंसू बहते हैं, तो तब पितृभूमि प्रणाम मेरा, कहीं भारत आए होंगे, वो वृंदावन में पढ़े थे, तो जब जा रहे होंगे तो पितृभूमि प्रणाम मेरा। उनके लिए मातृभूमि से भी बड़ी पितृभूमि थी, क्योंकि पितृभूमि ने तो उन्हें संस्कार दिए हैं। ज़मीन दी है फिजी ने, आकाश दिया है भारत ने। तो इनका जो दोहरा तिहरा चौहरा जीवन जीना पड़ता है, उसको इन्होंने बहुत ही कारुणिक स्थिति में व्यक्त किया है। तो इस प्रकार से मॉरिशस में हिंदी का प्रचलन हुआ, और वहाँ धीरे धीरे आज साहित्य सेतु ही है जो मॉरिशस और भारत को एक बनाए हुए है। और आज दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन ही मॉरिशस में नहीं हुआ, बल्कि वहाँ 2 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए। विश्व हिंदी सम्मेलन सामान्य व्यक्ति के लिए राजनीतिक भ्रष्टाचार का, आर्थिक भ्रष्टाचार का एक बड़ा सुगम सा समागम है, लेकिन वहाँ के लोग आ करके
मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो एक प्रकार से बिखरी हुई शक्ति को, हिंदी की बिखरी हुई शक्ति को, साहित्य की बिखरी हुई शक्ति को, जीवन मूल्यों की बिखरी हुई शक्ति को संजोने का काम विश्व हिंदी सम्मेलन और इन्होंने। अब जब अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन के साहित्य को देखें, भावी भारतीयता अनुगुंजरित हो रही है, लेकिन मॉरिशस, फिजी, गुयाना की, त्रिनाड की और सूरीनाम की साहित्य की व्यंजना कुछ भिन्न है। गरीब लिखता है आत्मा से लिखता है, अमीर लिखता है बुद्धि से लिखता है। तो ये बौद्धिक प्रखरता इन यूरोपीय और अमेरिकी देशों में, अमेरिका के साहित्य में मिलती है, लेकिन जो आत्मिक प्रखरता है, आत्मिक पीड़ा है, आत्मिक चित्कार है, वो इस साहित्य में है। इसलिए मॉरिशस के एक कवि हैं चिंतामणि, उन्होंने कहा उस आदमी से जाकर कह दो हिंदी मेरी भाषा है। हिंदी ऐसी चीज़ है जो अमूल्य है, हिंदी ऐसी चीज़ है जो बहुरत्नी है। अर्थात आग्रह कर रहा है कि मेरी भाषा है, उसे मैं मिटने नहीं दूंगा, छुपने नहीं दूंगा, उलटने नहीं दूंगा। वो बोलने के लिए, उसके लिए जैसे हम गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र को बिना अर्थ ग्रहण किए भी ये सोचते हैं ये हमारे संकट मोचक हैं, वैसे वो हिंदी कविता के माध्यम से, और वो बोल रहे हैं तो सुनने वाले भी, अगली वाली पीढ़ी भी समझ रही है। लेकिन परिवर्तनशीलता जगत का सत्य है, इसलिए अब इन देशों में जिन्हें आप्रवासी, आ यूँ लगाया मैंने या कुछ लोगों ने लगाया है, मैंने उस पर आग्रह किया है। आ है पूर्णता के लिए, आकंठ, आजीवन। तो वहाँ पर आप्रवासी का मतलब पूर्णता प्रवासी हैं, जिनका वोटर कार्ड वहाँ है, ज़मीन वहाँ है, यहाँ नहीं है। त्रिनिडाड के राष्ट्रपति को, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, जब भारतवर्ष आना था तो उन्होंने भारत सरकार से ये कहा था मेरा गांव ढूंढ के बतला, चिन्हित कर लो, मैं उसे देखूंगा ज़रूर। अब यहाँ खूब ढूंढा, नहीं मिला। वासुदेव पांडे, पांडे नहीं थे, वो राजपूत थे, लेकिन वहाँ बैठ के प्याऊ पे पानी पिलाते थे। पानी पिलाने वाला तो महाराज होता है, रोटी बनाने वाला महाराज होता है। अब दशरथ वाला महाराज तो है नहीं है, लेकिन दशरथ जैसी चेतना पेट की और मन की और इसकी भूख को शांत करने वाला तो महाराज ही है। तो खैर उनके जैसे तैसे एक अनुमान से एक गांव चिन्हित किया, क्योंकि माने तो देव वरना भीत का लेप, तो उसने उसी भूमि को। आपने 20-25 साल पहले एक बार वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी, एक खिलाड़ी था, उसने आते हवाई जहाज़ से उतरते ही पूरा लेट गया ज़मीन पर, क्योंकि ये उसकी पितृभूमि थी। या तो ऐसा दृश्य कभी विवेकानंद ने दिखाया था, या ऐसा दृश्य। तो इसलिए हमारे लिए ये भले ही भूखंड हो, हमारे लिए भले ही परंपराएं, रूढ़ियाँ बन गई हों, लेकिन उनके लिए तो ये पुनीत धर्म है, पुनीत कर्म है, पुनीत चिंतन है। इसीलिए वो अपने नाम मॉरिशस के प्रत्येक घर में कहते हैं कि 3 चीज़ मिलती हैं, रामायण, शिव जी की चित्र और एक तुलसी का चबूतरा। तुलसी चबूतरा खूब रखते हैं, तो इसलिए तुलसी को हम भले औषधि के रूप में लेते हों, लेकिन वो तो तुलसी को माँ के रूप में लेते हैं। मेरा प्रत्यक्ष दर्शी 2008 में यहाँ पर अनिरुद्ध जगन्नाथ आए थे, कुरुक्षेत्र भी आए थे मातृभूमि सेवा मिशन में। मुझे उनके साथ हरिद्वार जाने का मौका मिला। उनकी पत्नी हिंदी नहीं बोल पाती थी, लेकिन अनिरुद्ध जगन्नाथ बोल भी लेते थे। और तो रामदेव जी के यहाँ गए, खाना खाया, तो शाम को स्वर्गाश्रम में आरती थी, आरती देखनी थी। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ तो सब कुछ भाषाई धरातल पर अनुभूति कर रहे थे। गंगा की लहरों को वो किस गहराई से देख रहे थे, वो उनकी भावभंगिमा बता रही थी। लेकिन जिस पत्नी को हिंदी नहीं आती थी, उसे संस्कृति बोध था,
संस्कृति बोध भाषा बोध पर बहुत निर्भर करता है, लेकिन एकदम निर्भर नहीं करता। कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, अर्थात अपवाद में, विषाद में अवसर तलाशना। और एक नरेश मेहता का एक काव्य का शीर्षक है प्रवाद पर्व, अर्थात अगर चाहो तो आप प्रवाद को पर्व में रूपांतरित कर सकते हैं। तो ये जो इन लोगों ने प्रवाद को पर्व में बदला है, गैर भारतीय को भारतीय बनाया है, गैर भारतीय मूल्यों को वहाँ पर स्थापित किया है, रक्षा की है, मन प्राण से जूझ के रक्षा की है, तो यह साहित्य हिंदी साहित्य को नई आभा ही नहीं देता, वैश्विक विस्तार देता है। आज अगर कभी हिंदी के ऊपर बात आए तो यही अप्रवासी अप्रवासी देशों के तरफ से भारत का समर्थन होता है, जो मजबूरी में गए थे, अनचाहे गए थे, भ्रम में गए थे, भूल में गए थे, लेकिन उनका अनचाहा प्रवास, अनचाहा गमन, अनचाही स्थितियों में रहना ही आज हिंदी के लिए भारतीय जीवन मूल्यों के वरदान स्वरूप है। जब कोई बात उठती है भारत पर, तो वो लोग सोचते हैं भारत एक देश नहीं, एक संस्कृति है। ये अभिमन्यु अनंत, वह अनजान अप्रवासी देश के अंधे इतिहास ने न तो उसे देखा था, न तो गूंगे इतिहास ने कभी सुनाई उसकी पूरी कहानी हमें, न ही बहरे इतिहास ने सुना था उसकी चित्कारों को, जिसकी इस माटी पर बही थी पहली बूंद पसीने की, जिसने चट्टानों के बीच हरियाली लहराई थी, नंगी पीठ पर बांसों के कोड़े बौछारें खाई थी, बहा बहा कर लाल पसीना, वह पहला गिरमिटिया इस माटी का बेटा, जो मेरा भी अपना और तेरा भी अपना।